नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र पाल सिंह आज बीए द्वितीय वर्ष का टॉपिक सल्तनत कालीन इतिहास भाग 8 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम भाग 8 के अंतर्गत बलबन की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। खुदी खुदा को कर इतना बुलंद, खुदी खुदा को कर इतना बुलंद कि स्वयं खुदा भी पूछे, बोल बेटा तेरी इच्छा व रजा क्या है। स्वयं खुदा भी पूछे, बोल बेटा तेरी इच्छा व रजा क्या है। आज हम बलबन की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि बलबन ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। बलबन नासिरुद्दीन महमूद के बाद में दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त करता है। इस बलबन का जो टाइम पीरियड रहता है, जो शासन करता है, वो 1266 से लगाकर 1287 ईस्वी तक का जो शासन है वो बलबन का था, टाइम पीरियड रहता है। बलबन तुर्किस्तान का निवासी था, इलबारी जाति का था। उसके पिता थे 10,000 खानों के खान थे। किसी मंगोलों के हाथ में पड़ जाता है तो मंगोल उसे बंदी बनाते थे और मंगोल उसको एक विदेशी जाति है, ये जमालुद्दीन नामक एक काजी को बेचती है और काजी से दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश इस बलबन को खरीदता है और यही बलबन एक दिन गुलाम वंश और दास वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बनता है, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया सालिसा मंडल का क्या करता है, वो दमन करता है और कौन कौन सी उपलब्धियां ग्रहण करता है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने पर। बलबन का राजतत्व सिद्धांत केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना, सेना का पुनर्गठन करना, न्याय व्यवस्था कायम करना, गुप्तचर व्यवस्था, राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उपद्रवकारी तत्वों का दमन करना, जो उपद्रवी जाति थी जैसे मेवाती हैं, कटरे की जातियां हैं, वो आए दिन दिल्ली पर आसपास क्षेत्रों पर लुटेरा यानी लूटपाट करने का काम किया करती हैं। अगर हम बात करें बलबन के पहला सिद्धांत, बलबन के राजतत्व सिद्धांत, बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। बलबन फिर वो अपने राजतत्व सिद्धांत, अपनी ताज और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सिद्धांतों में, राजतत्व सिद्धांतों में करता है परिवर्तन। और परिवर्तन करता है तो क्या और वो परिवर्तन बलबन मानता है कि मेरे द्वारा जो परिवर्तन किया गया बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बलबन के राज सिद्धांत के अंतर्गत पहला जो सिद्धांत था कि बलबन कहता है कि राजा में ईश्वरीय गुण विद्यमान होते हैं, राजा या सुल्तान में ईश्वरीय गुण विद्यमान होते हैं। अगर आप किसी राजा व सुल्तान का अनादर करते हैं तो वो कहता है कि आप स्वयं भगवान का अनादर कर रहे हैं। ऐसा बलबन कहता है कि उसमें ईश्वरीय गुण की ज्योति विद्यमान रहती है, ऐसा बलबन कहता है। दूसरा, बलबन राजतत्व सिद्धांत के अंतर्गत कहता है कि भगवान उच्च वर्गीय लोगों को ही सुल्तान बनने का अधिकार देते हैं। वो कहते हैं कि उच्च वर्ग का जो व्यक्ति होता है
उसको ही भगवान है वो राजा बनने का क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। बलबन स्वयं उच्च वर्गीय तुरानी वंश का एक सुल्तान था। वो निम्न वर्गीय लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने अपने जितने भी अपनी शासन में जो मंत्री बनाए वो सभी उच्च कुल के थे। वो निम्न वर्गीय लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता था यह बलबन। तीसरा उसका राज सिद्धांत की बात करें तो बलबन जन कल्याण की ओर ज़्यादा ध्यान देता था, परोपकार की ओर ध्यान। राजा ऐसा होना चाहिए जो जन कल्याण की ओर ध्यान दे, जनता की कल्याण की बात हमेशा सोचे, वही राजा हुआ करता है। चौथा सिद्धांत इसने निष्पक्ष न्याय। उसने कहा कि मेरी नज़र में सभी के साथ निष्पक्ष न्याय किया जाएगा, किसी के साथ पक्षपात की नीति नहीं अपनाई जाएगी। उसका न्याय था वो निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की थी। किसने? बलबन ने। इसने अपने एक तुर्क अमीर बकबक को भी 500 कोड़े लगवाकर उसे मार दिया था। उनकी न्याय व्यवस्था थी वो बिल्कुल निष्पक्ष थी। उसके बलबन ने कहा कि उसके राज्य में न तो चोरी होती थी, डकैती और लूटपाट आदि पर नियंत्रण स्थापित किया। किसने? बलबन ने। अगर और एक सिद्धांत की बात करें कि समय आने पर राजा को रक्त व लोहे की नीति को अपनाना चाहिए, और उसने कहा कि राजा के अधिकार होते हैं वो असीमित होते हैं। क्या होते हैं? राजा के अधिकार होते हैं वो सीमित नहीं है, वो क्या होते हैं? असीमित होते हैं। राजा के जितने भी अधिकार हैं वो क्या होते हैं? असीमित होते हैं। बलबन राजसीय सिद्धांत में परिवर्तन करता है। राजा में ईश्वरीय गुण विद्यमान होता है। उच्च वर्गीय लोगों को ही सुल्तान बनने का अधिकार है। राजा को जन कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। राजा को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। राजा के अधिकार असीमित होते हैं और समय आने पर उसे रक्त और लोहे की नीति अपनानी चाहिए। आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी? वो बलबन। ये फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी? वो बलबन के द्वारा अपनाई थी। पहले पॉइंट बलबन के राजतत्व सिद्धांत। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना। कैसे बलबन केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाता है? बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर तो बैठ गया है, उसके सामने एक समस्या थी, केंद्रीय शासन को क्या बनाना, अच्छा बनाना, सुदृढ़ बनाना था। जिसके कारण ये बलबन ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए शासन की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले ली। शासन की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में लेता है। क्या कहता है? समस्त शक्तियों को क्या लेता है? बलबन अपने हाथ में लेता है। और बलबन ये भी कहता है कि जिसने भी दूसरों के भरोसे शासन चलाया है उसका पतन होना बिल्कुल निश्चित है। जैसे आप पूर्व की ओर अगर जाए तो बात करें, रखनुद्दीन की बात करें, रजिया सुल्तान, बहराम शाह हैं, नासरुद्दीन महमूद हैं, ये सभी ने दूसरों के भरोसे शासन चलाया तो उसका क्या हो गया? पतन हुआ। तो बलबन कहता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो। उसने जितने भी उसके शासन में मंत्री थे, जैसे दीवान ए इंसा, दीवान ए वजारत, ये सभी मंत्रियों के पद तो यही रहने दिया, लेकिन इन प्रांतीय सूबेदारों के अधिकार को छीन लिया। कहा कि तुम्हें कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
कानून तो मैं ही बनाऊंगा, आपको इस कानून को मानना पड़ेगा, ऐसा बलबन ने कहा। बलबन ने केंद्रीय शासन को शक्ति को मजबूत बनाने के लिए शासन के समस्त अधिकार अपने में अधीन कर लिए। मंत्रियों के पद तो वही रखे, लेकिन कानून बनाने का उनको अधिकार नहीं दिया गया। उसने कहा अगर हम तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो सेना का पुनर्गठन। जैसे ही बलबन शासक बनता है तो उसके सामने सेना का वो क्या करता है, पुनर्गठन करता है। उनके समय में जो उनको पता है कि वर्तमान में दिल्ली सल्तनत की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, दिल्ली सल्तनत है वो इतना मजबूत नहीं है। अगर दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेना का पुनर्गठन करना पड़ेगा, सेना का पुनर्गठन करना पड़ेगा। वो कहता है कि इल्तुतमिश बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके बाद में बहुत सारे सैनिक, इल्तुतमिश के बाद में कई सैनिक जैसे मर चुके थे, शक्तिशाली सैनिक थे वो मर चुके थे, और दूसरे सैनिक थे वो कई ऐसे सैनिक थे जो बुढ़े हो चुके थे, जो सैनिक सेवा के काम के नहीं थे। तो ऐसे सैनिकों का तो क्या काम, तो वो सेना का कैसे, इल्तुतमिश के बाद में कई सैनिक तो मर गए थे और कई सैनिक है वो सैनिक सेवा के काम के नहीं है। तो वो क्या करता है सेना का पुनर्गठन करता है। कौन, ये बलबन। और सेना को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित करता है, 3 भागों के अंतर्गत। पहले भाग के अंतर्गत वो बुढ़े सैनिकों को रखता है जो भी काम के नहीं है। दूसरे भाग के अंतर्गत वो युवा सैनिकों को रखता है, और तीसरे भाग के अंतर्गत वो आश्रित सैनिकों को रखता है। कौन, बलबन। और इसी तरह वो दिल्ली के शासन को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए सेना का क्या करता है, पतन करता है। चलो अब हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे, न्याय व्यवस्था। बलबन ने अपने शासन में न्याय व्यवस्था थी बलबन के शासनकाल में, वो थी निष्पक्ष। बलबन सभी के साथ में समान न्याय करता था। कौन, बलबन। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो बलबन का एक तुर्क अमीर था जिसका नाम था बकबक। क्या नाम था, बकबक। बहुत अच्छा नाम लग रहा है, बकबक। उसने क्या किया, उसके नौकर था, नौकर को यातना देकर सता के मार दिया। तो उस नौकर की एक विधवा औरत थी, वो एक दिन बलबन के पास में जाती है और सुल्तान से आग्रह करती है कि हे सुल्तान, आप मेरे साथ न्याय करो, मेरे पति को बेवजह मारा गया है। तो बलबन इस विधवा की बात को मानता है और उसके साथ न्याय करने के लिए निरीक्षण करता है, क्या वाकई में ये बात सही है, गलत है। निरीक्षण करने पर बलबन को बकबक दोषी पाया जाता है और इसी विधवा के सामने बलबन बकबक को 500 कोड़े लगवाता है और उसको मार दिया जाता है, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि बलबन के शासन में न्याय व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष थी, क्योंकि उसने तुर्क अमीरों के साथ में भी, जैसे उसका तुर्क अमीर था, उसको भी दंडित किया था। दूसरी अगर बात करें कि उसके शासन में अगर गुप्तचर था, अगर वो गुप्तचर गलत सूचना देता था तो उसे फांसी यानी उसे भी दंडित किया जाता था, प्राण दंड तक दिया जाता था। एक उदाहरण की बात करें, बंगाल विद्रोह के समय में एक बंगाल का सूबेदार था, सूबेदार जिसका नाम है अमीर खां। यह अमीर खां बंगाल विद्रोह के समय में बलबन के साथ यानी बंगाल अभियान के समय में
ये बलबन के साथ में क्या करता है, विद्रोह करता है, जिसके कारण अमीर खां को फांसी की सजा दी जाती है बलबन के द्वारा। इस कारण इन सभी उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि बलबन का जो न्याय पक्ष था वो यानी बिल्कुल निष्पक्ष न्याय था, किसका, बलबन का। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर अगर आए, तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह है गुप्तचर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था। बलबन की अपनी गुप्तचर व्यवस्था को वो कैसी थी या कैसे गुप्तचर, बलबन प्रांतों की एक स्थान से दूसरे स्थान की सूचना प्राप्त करने के लिए ये बलबन सूचना प्राप्त करने के लिए एक स्थान से, तो उसने एक गुप्तचर व्यवस्था बनाई। क्या बनाई, ये सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे। उस समय बलबन के समय गुप्तचर होते थे, उनको वारिद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में बनता है, वारिद किसे कहते थे, वारिद। और इसी गुप्तचरों का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे वारिद ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वारिद ए मुमालिक। और अगर कोई गुप्तचर गलत सूचना देता था तो उस समय उसको प्राण दंड दिया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था पर नियंत्रण भी रखा जाता था। उसने गुप्तचरों से कहा था कि वो उसका पुत्र, बलबन कह रहा है मेरा पुत्र बुगरा खां है, इसके ऊपर भी कड़ा नियंत्रण रखा जाए। गुप्तचरों को कहा, अगर दोषी पाया जाने पर गुप्तचरों को कहा आपको प्राण दंड या फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इसलिए गुप्तचर बड़े ईमानदारी से बलबन के समय काम किया करते थे। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो राज्य की वित्तीय व्यवस्था कैसी थी। राज्य की वित्तीय व्यवस्था, राज्य की वित्तीय व्यवस्था, जैसे ही बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, राजकोष पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो वो राज्य दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति, दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वो जनता पर कर लगाता है। मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से कर वसूल करता था और हिंदुओं से खिराज व जजिया के हिसाब से कर वसूल किया जाता था, जिसके कारण उसने दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाया। बलबन ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद उसने मुसलमानों से शरीयत और हिंदुओं से खिराज और जजिया के हिसाब से कर लगाया, जिससे उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना दिया। अगले पॉइंट की बात करें, उपद्रवकारी तत्वों का दमन। जैसे ही बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठते हैं तो दिल्ली के आसपास कुछ उपद्रवी जातियां रहती थी। मेवात पर मेवातियों का शासन एक थी, कटहरे, ये सभी सुल्तानों
के शासनकाल में लूटपाट करने का काम करती थी। जो जाति लूटपाट करती हैं उसे क्या कहते हैं? लुटेरा। कई बार इन लोगों को बलबन ने समझाने का प्रयास भी किया, उनसे आग्रह किया कि आप हमारे क्षेत्र में क्यों लूटपाट करते हैं, लेकिन इन जातियों ने इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके कारण यह बलबन उनके विरुद्ध चलाता है भयंकर अभियान, और अभियान चलाते हुए ये जातियाँ थी वो जंगलों में रहती थी, तो बलबन ने इस जंगलों को क्या करवा दिया? साफ करवा दिया। जहाँ जंगल में रहती थी वह सैनिक चौकियाँ स्थापित कर दी। क्या करवा दी? सैनिक चौकियाँ स्थापित करवा दी। वहाँ सैनिकों को रखा गया ताकि वो कहाँ से लूटपाट करेगी। और वहाँ पर पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें बनवा दी। और ये स्वयं बलबन ने इस मेवातियों के विरुद्ध अभियान चलाता है और मेवातियों को मौत के घाट उतार देता है। कौन? ये बलबन। फिर वो कटरे के विरुद्ध, कटरे में एक राजपूत जाति रहती थी, लुटेरा यानी लूटपाट करने का काम करती थी, उसके विरुद्ध भी वो अभियान चलाता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है ये बलबन। कौन करता है? बलबन। बलबन दास वंश का एक विख्यात शासक भी हुआ। एक पॉइंट की अगर बात करें, तुर्क अमीरों की समस्या, तुर्क अमीरों का दमन। बलबन कहता है कि अगर मुझे दिल्ली पर राज करना है या अपने भावी वंशों के लिए अगर ये शासन कायम रखना है, बलबन कहता है, बलबन अगर मुझे दिल्ली पर शासन कायम करना है या फिर अपने वंशों के लिए अगर शासन उनके लिए सुरक्षित करना है अपने वंशों के लिए, तो आपको इस सालिसा दल इसका क्या करना पड़ेगा? आपको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सालिसा दल है बहुत शक्तिशाली था। इसको इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन उसको क्या करता है? नष्ट करता है। बलबन इसको नष्ट करने के लिए कई कूटनीति का सहारा लेता है। कई अमीरों को तो वो जहर देकर मरवाता है और जो कईयों को कूटनीति का सहारा लेकर वो मरवाता है, और जो तुर्क अमीर बचते हैं सालिसा दल के सदस्य, तो उनको वो न्याय की ओट लेकर जनता से उसे मरवाता है। कौन मरवाता है? कौन? ये बलबन ने सालिसा दल का क्या कर दिया? एक इतिहासकार, निजामी नामक इतिहासकार कहते हैं कि सालिसा दल के पतन का जो दोषी है वो कौन था? बलबन। ये निजामी कहते हैं, इतिहासकार प्रोफेसर निजामी कहते हैं कि बलबन ही था जिसने सालिसा मंडल का पतन किया था। वो सालिसा दल के लिए इस बलबन को क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। ये बलबन तुर्क अमीरों का कैसे समाप्त करता है और दिल्ली पर राज करता है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट आता रहता है। सालिसा दल का पतन किसने किया था? वो बलबन ने। और सालिसा दल को किसने बनाया था? जिसे इल्तुतमिश, जिसे तुर्क सैलगानी के नाम से भी जाना जाता है। कल अगर ये देखो, बलबन के राजतत्व सिद्धांत 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना, सेना का पुनर्गठन करना, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, राज्य की वित्तीय व्यवस्था, उपद्रवकारी तत्वों का दमन, तुर्क अमीरों का दमन। आज हमने बलबन की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा कि बलबन। अगले वीडियो के अंतर्गत हम फिर से बलबन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।